जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार और आज इस सेशन में हम जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट 2 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने हमारी इस जियोग्राफी की जर्नी को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जियोमॉर्फोलॉजी के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जहां पर हमने यूनिवर्स के ओरिजिन, साथ ही साथ अर्थ के ओरिजिन और डिस्कस किया था अर्थ के ऊपर जितने भी लेटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, टाइम कैसे बदलता है, और साथ ही साथ कई सारे क्वेश्चंस लगाए थे सीडीएस के। हाँ जी सर। अब बेटा क्या हुआ था, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी दिए थे और आप लोगों ने उसके करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन किए थे, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिमांड करूंगा, आज उन सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आज शाम को कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हम हमारे इस प्यारे से कारवा को। ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, एक छोटा सा रिवीजन कर ले क्या? हाँ जी सर, रिवीजन हो जाएगा ना तो कल का हमको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने देखा था यूनिवर्स क्या होता, दैट इज यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, इट कंप्राइजेस ऑल फिजिकल मैटर्स, टाइम एंड एनर्जी। बिल्कुल सर। इसके अंदर हमने गैलेक्सी की बात की थी, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और उस गैलेक्सी के अंदर सन की लोकेशन क्या है, ओरियन जो आर्म है वहां पर सन हमें देखने को मिलता है। उसी सन के साथ साथ बने हुए सोलार सिस्टम के अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स है। उन 8 प्लैनेट में से 4 जो प्लैनेट्स है दैट आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और 4 जो प्लैनेट्स है दैट आर द जोवियन प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स को हमने डिस्कस किया था। हाँ जी सर। प्लैनेट्स को डिस्कस करने के बाद हम आगे गए थे, हमने लेटिट्यूड्स पढ़ी थी। हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 181 लेटिट्यूड्स हैं, जिसमें एक 0 डिग्री कॉमन है, 90 डिग्री इन द नॉर्थ, 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर सिचुएटेड। सारी लेटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है एंड ईच एंड एवरी लेटिट्यूड स्पेसिफाइड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस जगह का टाइम वो लेटिट्यूड बताएगी। मैंने आपको सन की मूवमेंट बताई थी, साथ ही साथ आपको पेरीहेलियन क्या होता है, एपहेलियन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी दोस्तों बताया था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि अर्थ के इंटीरियर में जानने के कौन कौन से सोर्सेस है। तो अर्थ के इंटीरियर में जानने के हमारे पास 2 सोर्सेस है, एक डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस की बात की थी। इन सोर्सेस को दोस्तों कंप्लीट करने के बाद हमने इसके अंदर सिस्मोलॉजी को पढ़ा था, वोल्केनिज्म को पढ़ा था, मीटियोर्स को पढ़ा था और माइनिंग को पढ़ा था। इसके रिगार्डिंग सीडीएस में क्वेश्चन भी जो पूछा था, मैंने आपसे वो क्वेश्चन सोल्व करवाया था। हमने सिस्मोलॉजी की बात की थी, अर्थ के इंटीरियर की बात की थी। आज हम लेयर बाय लेयर इन अ पर्टिकुलर मैनर बात करेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सीडीएस की एग्जाम तो निकलेगी, दैट इज माय वर्ड्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट इस दुनिया को, इस धरती को देखने का नजरिया बदल दूंगा आप लोगों का। ये हवा क्यों चलती है, ये बारिश उसी वक्त क्यों होती है और इतने ही लिमिटेड टाइम के लिए क्यों होती है, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व करने वाले मेरे भाई। इन सारी चीजों को हम इमेजिनेशन के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हम सारी चीजों को देखने वाले। तो बात करते हैं अर्थ के इंटीरियर की सबसे पहली लेयर के बारे में। सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड द अनदर। व्हाट डज मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है वो सारे सर्कल जिनका सेंटर एक हो। जैसे कि यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। हर सर्कल की साइज अलग अलग है। हाँ जी सर, एक सर्कल बहुत बड़ा है, एक सर्कल थोड़ा सा छोटा है, एक सबसे छोटा है, बट इन सर्कल का सेंटर क्या ये है? बिल्कुल, इसका सेंटर यहां से ये, इसका यहां से ये, इसका यहां से, दैट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ भी दोस्त इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनी हुई है, जिसकी एक एक लेयर को हमने सिस्मोलॉजी के थ्रू डिवाइड किया था। अब उन सारी लेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड द अनदर। एक के अंदर दूसरी है और दूसरी के अंदर तीसरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारी अर्थ की, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। उस क्रस्ट का कॉम्पोजिशन कैसा है, उस क्रस्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, उस क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं और उस क्रस्ट की एनाटॉमी कैसी है, मतलब उसकी थिकनेस क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, सब चीजों को हम एक पर्टिकुलर वे में डिस्कस करेंगे। सो द क्रस्ट लेयर
द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज टर्म्ड एज क्रस्ट। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ की सबसे बाहरी जो लेयर है, इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर को दोस्त हम नाम देंगे क्रस्ट। इट इज द थीनेस्ट लेयर ऑफ द थीनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। मैंने आपको बताया था एक तरबूज का एग्जांपल। तरबूज में मैंने आपको क्या बताया था कि तरबूज की सबसे आउटर लेयर जो हरा कलर होगा, दैट इज द थीनेस्ट, सबसे थीन होगा वो, ठीक है। सो क्रस्ट इज जस्ट लाइक द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वाटरमेलन। So it is considered as a thinnest crystal and brittle layer which is present outside the which is present on the surface of the earth. It is the thinnest of all layers, जैसा कि बताया। It is about to 35 kilometer on the continental masses and 5 kilometer on the ocean masses. आपको मैं इसको बना के दिखा देता हूं कि ये जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, इसका शेप बेटा कुछ इस टाइप का है। ये क्रस्ट, तो जो क्रस्ट ये है हमारा कॉन्टिनेंट। क्या है आपका क्रस्ट के ऊपर? दिस इज योर कॉन्टिनेंट, दिस इज योर ओशियन। तो कॉन्टिनेंट की अगर आप थिकनेस की बात करोगे तो वो थिकनेस ज्यादा है, वहीं अगर आप ओशियन के बेड की थिकनेस की बात करोगे तो वो थिकनेस कम है। सर जी ऐसा क्यों है? थोड़ा सा प्लीज इसके ऊपर प्रकाश डालिए, हमको समझाइए। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त कि कॉन्टिनेंट जो है, कॉन्टिनेंट ओशन की तरह इतना गहरा नहीं है। कॉन्टिनेंट क्या है? कॉन्टिनेंट हमारी अर्थ का वो भाग है जो पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है। हाँ जी सर। तो ये जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट की जो हाइट है फ्रॉम द मीन सी लेवल, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। वहीं अगर ओशन की बात करें तो ओशन की बात मेंटल से काफी कम है। ये है मेंटल, एम मतलब मेंटल। मेंटल से अगर आप कॉन्टिनेंट को देखोगे तो कॉन्टिनेंट इज थिकर एंड द ओशन प्लेट इज थिनर। व्हाट इज द प्लेट? वी विल कम टू नो इन फर्दर स्लाइड्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहां पर बताया गया है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मास एंड इट इज 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मास एंड इट इज 5 किलोमीटर इन ओशियन। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। आप मैं इन चीजों को बेटा आपको और डीप में आगे बताऊंगा। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, यहां तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या बोलता है? द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मास इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। अगर मेन मिनरल की बात करें जो अर्थ के क्रस्ट में मौजूद है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो मेरे दोस्त दैट इज द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम हमारी अर्थ के क्रस्ट में सबसे एम्पल अमाउंट में पाया जाता है। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में मेजरली कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन। इस पॉइंट को सभी लोग अपनी नोटबुक में नोट करो फटाफट मेरे सामने अभी, कि ऑक्सीजन हमारी क्रस्ट में सबसे ज्यादा एम्पल अमाउंट में मिलता। वाई सो? बिकॉज ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। और जहां अर्थ की क्रस्ट के अंदर छोटी छोटी दरारें होती है, पोर्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन मूव करके अर्थ की क्रस्ट के अंदर सब्सिडाइज हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा। और अगर मेटल्स की बात करें तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम मिलेंगे। मेरे दोस्त इन दोनों पॉइंट को आप याद रखना। The oceanic crust is mainly consist of silicon and magnesium. It is therefore called सीमा। अगर यहीं पर इसी ओशनिक क्रस्ट की बात करूं मैं, ये वाले पार्ट की, तो इट इज मेड अप ऑफ सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के आप शॉर्ट फॉर्म की बात करोगे तो दैट इज द Mg। बट यहां पर मैं उसका शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूं, ना कि उसका केमिकल जो फॉर्मूला है उसको यूज कर रहा हूं। तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आपको मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ क्रस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये सारी की सारी चीजें बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन हालात के फॉर्म में मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी। सभी को पढ़ने में बहुत बहुत मजा आ रहा होगा। अब देखो बेटा, बात ऐसी है,
कुछ बच्चे किसी और चीज की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी सीडीएस का एग्जाम देते हैं और सीडीएस के एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करते एसएसबी के लिए रिक्रूट होते हैं। कभी कभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहली बार एसएसबी का रिटन एग्जाम देने जाते हैं और उसी टाइम पर बेस्ट परफॉर्म करके आईएमए, ओटीए जैसे 3 ब्यूटीफुल जो हमारे लेटर्स हैं, इनसे बनने वाले एकेडमीज को आप लोग ज्वाइन करते हो। तो बेटा मेरा आप सभी लोगों से, आपकी तरह ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, एक टीचर अपने ताउम्र स्टूडेंट रहता है, तो मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही सजेशन है और एक ही कमांड है कि डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वे में बेटा अपने सारे लेक्चर्स को आप पढ़ते जाओगे, आप बेहतरीन और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है? ओके। और आप सभी लोगों के एक छोटी सी लाइन में बोलता हूं दैट मैं शून्य पे सवार हूं, जीरो पर हूं, अभी कुछ नहीं है, मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब बेशुमार हूं, इन मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में लिए, मैं लड़ पड़ा हूं रात से मशाल हाथ में लिए। सूरज ना मेरे साथ है तो क्या नई सी बात है, सूरज ना मेरे साथ है तो क्या नई सी बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। तो दोस्तों अपने आप को पहचानो मेरे भाई, मुझे आप पे भरोसा है, जिस तरह से आप कमेंट करते हो, जिस तरह से आप आंसर्स देते हो, डेफिनेटली बहुत 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 ही अच्छा होने वाला बेटा। बस आपसे सिर्फ वही एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन, एक कमांड है बेटा कि आप इन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से रिवाइज करो, सब कुछ बेस्ट होने वाला है, ठीक है? अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। दैट वाज अबाउट द मेंटल। मेंटल के बारे में जानते हैं। तो जस्ट बीनीथ द अर्थ क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900। मतलब हमारी इस अर्थ की क्रस्ट के इनसाइड अगली जो लेयर आती है दोस्त, वो लेयर होती है आपकी क्या? मेंटल। और मेंटल की डेप्थ हम कितना मानेंगे? 2900 किलोमीटर। ये है हमारा मेंटल। मेंटल वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर हमारी अर्थ की क्रस्ट फ्लोट करती है। मेंटल वो वाला पार्ट है जिसके अंदर से वोल्केनो का ज्वाला, वोल्केनो का लावा निकल के अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बाहर आता है, ठीक है? जानते हैं इसके बारे में। इट इज बीनीथ द क्रस्ट। पहला फैक्ट कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। द क्रस्ट एंड अपरमोस्ट मेंटल, the crust and uppermost part of mantle is commonly termed as lithosphere, and the question was being asked in CDS and in NDA। इन दोनों ही एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? कि क्रस्ट और मेंटल, ये क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट, मैं येलो कलर से प्लॉट कर रहा हूं, क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट, इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्रस्ट और मेंटल के अपर पार्ट को हम कंबाइनली क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है? इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम, इसकी जो थिकनेस होती है, इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। अब मैं मेंटल की बात नहीं कर रहा हूं भाई, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? किसकी बात कर रहा हूं? लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर की थिकनेस 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की होती है, जो कि उसका अपर पार्ट होता। द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल। अब समझना, अब इस मेंटल का सिर्फ, अगर इसके सिर्फ अपर मोस्ट पोर्शन की बात करूं मैं, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा? एस्थेनोस्फीयर। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, हमारा जो मेंटल है, इस मेंटल का, सिर्फ इस मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? एस्थेनोस्फीयर। और क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर। क्या मैं दोनों को सेपरेट लिखूं? हाँ जी सर, आप प्लीज दोनों को सेपरेट लिख दिए, हमको कंफ्यूज मत कीजिए क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है? तो लिथोस्फीयर, क्रस्ट प्लस
अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये क्या हो गया आपका लिथोस्फीयर। अब एस्टेनोस्फीयर की बात करें तो ओनली अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। और एस्टेनोस्फीयर की बात करेंगे तो एस्टेनोस्फीयर इज द ओनली अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। मतलब हमारा जो मेंटल है दैट इज इन सेमी लिक्विड स्टेट, उसी सेमी लिक्विड स्टेट का जो अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज द एस्टेनोस्फीयर। तो जैसा कि यहां पर हमें बता रहा, अगर इस एस्टेनोस्फीयर वर्ड को भी हम क्लासिफाई करें तो द वर्ड एस्थेनो इज इटसेल्फ मीनिंग वीक। जो एस्थेनो वर्ड है, इस एस्थेनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है, उसी अर्थ की क्रस्ट की लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक जा करके हमें ये एस्थेनोस्फीयर मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीक। मेंटल को कंप्लीट करने के बाद अब अभी तक हमने क्या क्या देख लिया दोस्त, हमने अर्थ के क्रस्ट की बात कर ली, अर्थ के क्रस्ट के नेचर की बात कर ली, अर्थ के मेंटल की बात कर ली, मेंटल के अंदर आने वाली अलग अलग लेयर, मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट लिथोस्फीयर, साथ ही साथ एस्टेनोस्फीयर को डिस्कस कर लिया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे अर्थ के कोर के बारे में। तो द कोर इज कंसिडर्ड एज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है उस अर्थ की सबसे अंदर की लेयर, मतलब मैंने क्या कहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अ सर्कल इनसाइड द सर्कल। सो सबसे इनर मोस्ट जो सर्कल आता है, सबसे डेंस जो सर्कल आता है, दैट इज योर कोर। तो कोर की बात करें तो कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। इसकी रेडियस की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर तक का दोस्त, कितने 3500 किलोमीटर का कोर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसको भी डिस्कस किया किसको, 51 किलोमीटर मेंटल को डिस्कस किया 2900 के साथ साथ, और क्रस्ट को डिस्कस किया। तो दिस इज द कोर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा कि अर्थ के कोर के अंदर निकल मिलता है, आयरन मिलता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड आयरन, These both are the magnetic material, और इन्हीं मैग्नेटिक मटेरियल के रेगुलर रिवॉल्यूशन के कारण, इस के थ्रू हम समझे कि सपोज करो दोस्त मेरे पास ये है अर्थ है ना, इस अर्थ के एकदम इंटीरियर में क्या है, निकल है और आयरन है। ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में रोटेशन करती है। तो अर्थ अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में घूमेगी, तेज तेज घूमेगी, और इस तेज तेज घूमने के कारण ये अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगी। और इसी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से यहां तक जनरेट हुई है, यहां पर जो सन से सोलर स्टॉर्म्स आने वाले वो टकराएंगे, फूट जाएंगे, रुक जाएंगे, हम प्रिजर्व हो जाएंगे, हम सेफ हो जाएंगे, अर्थ तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ हमको अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ चार्मिंग कलर्स दिखाई देंगे। ठीक, सो ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपको क्या मिली, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया? हाँ जी सर, इतना तो हमको क्लियर हो गया। जस्ट बिकॉज ऑफ द निकल एंड फेरस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के सेंटर में प्रेजेंट हैं। अच्छा, आप लोगों ने वास्तुशास्त्र का नाम सुना है? सर सुना है बट कम कम पता है, आप थोड़ा सा समझा दीजिए। ठीक है, वास्तुशास्त्र में क्या होता है बेटा कि जैसे आपने देखा होगा घर के अंदर कि जो हमारे घर का जो गेट है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। हमारा जो बेडरूम है उसमें जो बेड है, हम जो सोते हैं, तो हमारा सर जो हो वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण की तरफ हमारे पांव होना चाहिए। इस टाइप से आपने सुना होगा शास्त्रों के अंदर, इसको वास्तुशास्त्र बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करवाते हैं? ऐसा इसलिए करवाते हैं मेरे दोस्त कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेट्स है, उसकी जो लेयर्स हैं, जो फील्ड है, वो नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल में मर्ज हो जाती है, फिर मैग्नेटिक पोल चेंज हो जाता है, साउथ पोल से निकलती नॉर्थ पोल में मर्ज हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कई सारे आयरन्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर आयरन प्रेजेंट है। अब ये जो आयरन है अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये वेक्टर शेप लेता है, ये मूवमेंट करता है इधर से उधर इधर से उधर। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट्स होते हो, मैग्नेटिक फील्ड के आप ऑपोजिट्स होते हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि रात की 2 बज गए 3 बज गए हमको नींद नहीं आ रही, कोई कारण नहीं, ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सरप्राइज है, कोई नहीं, बट नींद नहीं आ रही, सो रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के वेक्टर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अलाइन नहीं हो पा रहे, इसलिए ये ऐसा नहीं हो पाता है। ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो निकल और फेरस है, निकल मतलब एक एलिमेंट है, निकल मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, आप चले जाइए, मिनरल का नाम है, फेरस मतलब आयरन का नाम है। इन दोनों की वजह से इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारी अर्थ का जो सेंट्रल कोर होता है, उस कोर के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और एम्पल अमाउंट में प्रेशर होता है। किस चीज का प्रेशर होता है बताइए सर हमें? बताता हूं। ये पहली लेयर है, इस पहली लेयर ने दूसरी लेयर के ऊपर वजन डाला, समझ रहे हो? समझो मैं यहां खड़ा हूं, है ना, तो मेरे सर ने मेरी गर्दन के ऊपर वजन डाला, ठीक है सर, मेरे गर्दन ने मेरे कंधों के ऊपर वजन डाला, मेरे कंधों ने मेरी कमर के ऊपर वजन डाला, वो मेरी कमर ने मेरे पाँव के ऊपर वजन डाला, पंजों के ऊपर पाँव के, ठीक है, वो मेरे जो पाँव के पंजे उन्होंने मेरे सूस के ऊपर वजन डाला। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा वजन किसके ऊपर होगा अभी? क्या अगर मैं इसे लेटूंगा तो क्या मेरे को आपको मेरे हाथ का वजन ज्यादा लगेगा, या फिर आप मेरे पाँव के नीचे हाथ रख दोगे, किसका वजन ज्यादा लगेगा? सर आपके पाँव के नीचे अगर हम हाथ रख देंगे तो उसका वजन ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली सेम मैनर में कि क्रस्ट, मेंटल, इन दोनों का वजन कोर के ऊपर डलता है, इसलिए कोर्स इज कंसिडर्ड एज ए डेंसिएस्ट पार्ट। वो दबाव में है बहुत ज्यादा, इसलिए यहां पर प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ अर्थ की सबसे इनसाइड की लेयर है जो आज तक ठंडी नहीं हो पाई, इसलिए इसका टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली सबके ज्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कोर। द सेंटर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई pressure. Getting my point? Yes sir. So this is all about interior of the earth. अब on the basis of density, density मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी थी, the number of particles, the number of peoples, the number of living organism presents in per unit area is termed as density. So एक क्यूब बनाया मैंने क्यूब आपको दिख रहा? हाँ जी सर, ठीक है, ये क्यूब का साइन है, हाँ जी सर। तो एक क्यूब मैंने बनाया, इस क्यूब के अंदर मैंने अर्थ की क्रस्ट से एक थोड़ा सा मिट्टी भरी। एक इस क्यूब की साइज कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, हाँ जी सर। तो इस क्यूब के अंदर मैंने मिट्टी भरी, और जब मैंने मिट्टी भरी और मैंने उसको, मैं एक छोटे से वजन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर गया, मैंने रखा, ठीक है, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो मेरे को क्या पता चला कि 2.7 ग्राम 2.7 ग्राम आ रहा है अर्थ की अपर क्रस्ट की डेंसिटी। फिर मैं अर्थ की लोअर क्रस्ट में गया, मैं गया तो नहीं बट मैंने सिस्मिक वेव से पता किया, तो अर्थ की जो लोअर लेयर है वहां पे जब मैंने वही मिट्टी भरी तो उसका वजन था 3 ग्राम। तीसरा, जब मैं मेंटल में गया, दिस इज मेंटल, जब मैं मेंटल के अंदर गया तो डेंसिटी 5 ग्राम हो गई। जब मैं आउटर कोर के अंदर गया तो डेंसिटी 11 ग्राम हो गई, और जब मैं इधर कोर के अंदर गया तो डेंसिटी हो गई 15 ग्राम। सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्यों भैया, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? सर मिट्टी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर वजन अलग अलग क्यों है? ऐसा तो होता नहीं, एक क्यूब को आप किसी सामान से भरो वजन तो बराबर होना चाहिए। अच्छा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक काम करो, आप एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाओ और उसके ऊपर आप इतना बड़ा, ये जो मेरे हाथ में ना इतनी बड़ी एक लकड़ी रख दो ऐसे, और फिर ऐसे आपने इतनी बड़ी लकड़ी रख दी तो आपको कितना वजन मिलेगा उसका? 5 ग्राम। 5 ग्राम नोट कर लिया मैंने, ठीक है। मैं इतनी बड़ी लकड़ी लाया और उसको यहां पर लाके रख दी, तो मैंने कितना वेट उसका मेजर कर लिया? 5 ग्राम। फिर मैं गया और दूर से जाकर के एक लोहे की वो लेके आया रोड इतनी बड़ी, और लोहे की रोड मैंने जब यहां पे लाके रखी तो उसका वजन निकला 170 ग्राम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतनी बड़ी लोहे की रोड और इतनी बड़ी लकड़ी, अंतर क्यों? बिकॉज ये जो लकड़ी है,
जो वुड है इसकी डेंसिटी कम है और ये जो आयरन की रोड है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से बेटा जब मैंने क्यूब को अर्थ की क्रस्ट से भरा तो 2.7 गया और जब मैंने उसी क्यूब को अर्थ के कोर से भरा तो 15.0 गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, पूरा समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अर्थ के इंटीरियर में घनत्व के आधार पर मैंने उसको 5 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन, अर्थ के ऊपर मिलने वाले जितने भी केमिकल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन सर एडवर्ड स्विज हैज डिवाइडेड, हैज बाइफरकेटेड, हैज स्प्लिट द लेयर ऑफ अर्थ इन द 3 पार्ट: सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड निकल एंड फेरस। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर सर एडवर्ड स्विज ने अर्थ को 3 लेयर में डिवाइड किया। पहला क्रस्ट जिसके अंदर आपको सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम मिलेगा, दूसरा मेंटल जिसके अंदर आपको सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम मिलेगा, तीसरा कोर जिसके अंदर आपको निकल और आयरन मिलेगा। सो दीज आर दी मेजरली 3 इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्विज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। आई थिंक यू एवरीवन गेट माय पॉइंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, हमको प्रॉपरली ये समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिसकंटिन्यूटी। सर व्हाट इज डिसकंटिन्यूटी? हमें पहले तो बताइए, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे। ठीक है, आप कहीं चल रहे हो, टिक 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 टिक, दिस इज अ पर्सन नेम रोहित। ठीक है, रोहित चलता जा रहा, आगे 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 चलता गया चलता गया चलता गया। अब जैसे ही वो आगे चल रहा था तो रास्ते में क्या आ गया सामने उसके? तालाब। ठीक है, आगे क्या आ गया? तालाब। तो रोहित जब यहां चल रहा था तो किसके ऊपर चल रहा था? किसके ऊपर चल रहा था? तो रोहित जब इधर चल रहा था लैंड के ऊपर, और जब रोहित आगे गया तो क्या आ गया? वाटर। ठीक है, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ। तो वो एरिया जो लैंड और वाटर के बीच में एक इंटरमीडिएट जोन का काम करे, दैट इज योर किनारा, दैट इज योर बैंक। और उसी बैंक को मैं नाम दूंगा डिसकंटिन्यूटी। मतलब इस कंटिन्यूअस वे को जो ब्रेक कर दे, अगले वे में जाने के लिए आपको कुछ अलग तरीका अपनाना पड़े, दैट इज योर डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, यहां तुम चल पा रहे थे, अब यहां जाकर आप पानी के ऊपर चल नहीं सकते, आपको तैरना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द डिसकंटिन्यूटी। एंड विच वन ऑफ द विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओकर हियर? यहां पर कौन सा आएगा? बैंक, जिसको मैं कहूंगा हिंदी में किनारा। ठीक ठीक उसी प्रकार हमारी अर्थ में भी कई सारी डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहले मैं बात करूं अर्थ की क्रस्ट और अर्थ की लोअर क्रस्ट। हमारी अर्थ को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्थ की आउटर क्रस्ट, अर्थ की इनर क्रस्ट। So the discontinuity between the outer and inner crust of the earth is termed as Conrad discontinuity. नेम याद कीजिए, discontinuity between the outer crust and inner crust. आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, उस डिसकंटिन्यूटी को मैंने नाम क्या दिया? कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। और ये मैं आपको ज्यादा प्रिसाइजली क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे दोस्त। ठीक है सर, अब आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ गई? आपकी कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। अब इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, इन दोनों के बीच जो डिसकंटिन्यूटी आएगी उसको क्या नाम दूंगा मैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। जो इनर क्रस्ट प्लस आउटर कोर के बीच में आएगी, दैट इज टर्म्ड एज मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब वो डिसकंटिन्यूटी जो
आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच में आएगी। वो डिस्कंटिन्यूटी जो आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में आएगी उसे मैं क्या नाम दूंगा? रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। कौन सा? रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। अब वो डिस्कंटिन्यूटी जो लोअर या फिर इनर मेंटल, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई, दैट इज योर गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इस पॉइंट को याद रखें, जो आपके लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई, दैट इज योर गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। एंड जो आपके आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी आई, दैट इज योर लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। सो डिस्कंटिन्यूटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ रिवाइज करो एक बार। सबसे पहला, द डिस्कंटिन्यूटी बिटवीन द outer and inner crust is Conrad discontinuity, and the discontinuity between the inner crust and outer mantle is termed as Mohorovic discontinuity। Mohorovic discontinuity, इसको आप क्रस्ट मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी भी बोल सकते हो। मोहोरोविक के बाद वो डिस्कंटिन्यूटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर क्रस्ट, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी, दैट इज योर रेपिटरी डिस्कंटिन्यूटी। रेपिटरी डिस्कंटिन्यूटी मेंटल को मेंटल से अलग करती, बाहरी मेंटल और अंदरी मेंटल को। फिर जो इंटीरियर मेंटल है, दैट इज लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो अलग करेगी, दैट इज योर गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। वो डिस्कंटिन्यूटी जो आपके लोअर मेंटल और आउटर कोर को अलग करेगी, उसका नाम होगा गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। अब वो डिस्कंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करेगी, दैट इज विल बी योर दी लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। मतलब मेरे भाई, आप ये जो पॉइंट था हमारा अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, तो यहां आ जाएगी कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी। लोअर क्रस्ट और मेंटल, यहां आ जाएगी आपकी मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल यहां आपके रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। मेंटल एंड आउटर कोर, यहां पर आपकी गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। आउटर कोर और इनर कोर, यहां पर आपकी आ जाएगी लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कंटिन्यूटीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओके। तो यहां तक मेरे ख्याल से बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब मैं बता देता हूं हमने क्या क्या देख लिया है। किसी को कोई डाउट है? यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स में मैंने क्या बताया था आपको? व्हाट इज यूनिवर्स? सोलर सिस्टम। नोट करो इन सारे पॉइंट्स को, ये ऐसे आपको रिवाइज करने, क्योंकि ये सीडीएस ओरिएंटेड चीजें सारी की सारी, एक एक लफ्ज, एक एक शब्द और एक एक लिखा हुआ अक्षर सीधा का सीधा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को डिवोटेड है। इसके बाद अर्थ की बात कर ली, कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर लिया था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में। इसी में हमने यहां पर क्लाइमेट की बात की थी और यहां पर हमने टाइम्स की बात की थी। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, अर्थ हो गया, गैलेक्सी हो गई, सोलर सिस्टम हो गया। इसके बाद हमने बात की थी अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं? डायरेक्ट सोर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, जैसे वोल्केनिज्म, जैसे कि माइनिंग। इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर मीटियोर्स और सिस्मोलॉजी की बात की थी। फिर हमने अर्थ के इंटीरियर को अलग अलग बेसिस पर देखा था, अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में देखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ। अब हम बात करेंगे कि अर्थ के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं,
जो 7 कॉन्टिनेंट से, महान 7 कॉन्टिनेंट से, मुझे बेटा कमेंट करके बताइए सभी लोग कि हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद इन 7 कॉन्टिनेंट्स के क्या 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 नाम हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम बेटा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको रिवर्ट मिलेगा, उसको मैं खुद रिप्लाई करूंगा, और जो बेटा गलत बताएगा उनको भी मैं रिप्लाई करके उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा कि अर्थ की क्रस्ट के ऊपर टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स अवेलेबल हैं। तो हमारी अर्थ के ऊपर आज हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। बट जब से हमने 13.6 बिलियन ईयर एगो to 13.8 बिलियन ईयर एगो when the tiny ball got explode, वो टूटी थी, यूनिवर्स में पार्टिकल्स एक्सपांड हुए थे, फैल गए थे, और उन पार्टिकल्स के एक्सपेंशन के कारण, उनके फैलने के कारण हमने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लेमेत्रे, एंड द एविडेंसेस ऑफ थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय सर एडविन हबल, उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया था। तो क्या उसी वक्त हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 7 कॉन्टिनेंट थे? एक क्वेश्चन है। अगर 7 नहीं थे तो क्या 7 से कम थे, जैसे कि 5, 4, 2, 1, या फिर 7 से ज्यादा थे, जैसे कि 10, 11, 12, 15? क्या ऐसे कॉन्टिनेंट थे? क्या थे, कैसे थे? इस क्वेश्चन को सोल्व कराने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमारे सामने एक महान मेटीरियोलॉजिस्ट, एक ज्योग्राफर का नाम आता है, जिनका नाम है सर अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर पहले कितने कॉन्टिनेंट्स थे, हमारी अर्थ के ऊपर अब कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, और प्रोबेबली हमारी अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट्स आगे और बढ़ सकते हैं। ऐसा किसने बताया? सॉरी, ऐसा बताया सर अल्फ्रेड वेगनर ने। तो अल्फ्रेड वेगनर सर ने क्या बताया, आइए उस चीज को हम देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर सर ने बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर पहले एक कॉन्टिनेंट था, एक लैंडमास था, एक पत्थर था, एक रॉक थी जिसके ऊपर सभी लोग थे। लोग तो कोई नहीं थे तब, पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उस एक रॉक के ऊपर थे, और उस एक रॉक को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा था, आपको दिख रहा सब तरफ पानी भरा, एक तरफ ये, तो इस तरह का एक नाम दिया पेंजिया। ठीक है, अब पेंजिया क्या था? पेंजिया यहां पर था अकेला। हम भी बना लेते हैं, हमको क्या टेंशन है, हमारा प्लैनेट कैसा है? दिस इज दी दिस प्लैनेट अर्थ। ओके सर, सबको दिख रहा है? हाँ जी सर। इसी अर्थ के ऊपर देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, एंड दैट सुपर कॉन्टिनेंट वाज टर्म्ड एज, जो उसका शेप कुछ इस टाइप का था, दैट इज योर पेंजिया। इट इज योर सिंगल मोस्ट सुपर कॉन्टिनेंट। एंड जो रिमेनिंग पार्ट था, उस रिमेनिंग पार्ट के अंदर क्या था? इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर बेटा भरा था पानी। ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर क्या था? इस रिमेनिंग पार्ट के अंदर था पानी, और उस पानी को हमने क्या नाम दिया? पेंथलासा। मतलब देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, एंड दैट सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट वाज टर्म्ड एज पेंजिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर वाज टर्म्ड एज पेंथलासा। गेटिंग माय पॉइंट परफेक्टली? ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, अर्थ के इंटीरियर में चलने वाली कुछ प्रैक्टिसेस के कारण हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो 2 पार्ट में टूट गया। हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो 2 पार्ट में टूट गया। मतलब सिकुड़े तो दिले बेखबर, वो फैले तो सारा जमारा अपना है। तो इसी जमाने में फैलने के लिए यही पेंजिया 2 पार्ट में टूट गया। तो अब हमारी अर्थ कैसे दिखती है? ये अर्थ, इस अर्थ के ऊपर 2 कॉन्टिनेंट बन गए, एक
हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 2 कॉन्टिनेंट बन गए। एक कॉन्टिनेंट वही जो पेंजिया था, यही जो पेंजिया था ये आगे गया कुछ प्रोसेसेस के कारण और 2 पार्ट में टूट गया। इसी पेंजिया का जो नॉर्थ में टूटा हुआ पार्ट था इसे हमने नाम दे दिया लौरेशिया, ठीक है, या फिर अंगारा लैंड। ये हमने इस नॉर्थ वाले को नाम दिया। वहीं जो साउथ में था इसको नाम दिया हमने गोंडवाना। जो साउथ में पार्ट था इस साउथ वाले पार्ट को हमने नाम दिया गोंडवाना, और जो पार्ट नॉर्थ में था इस नॉर्थ वाले पार्ट को हमने नाम दिया लौरेशिया। अब पहले जो पूरा पानी भरा था वो था पेंथेलासा। अब ये कॉन्टिनेंट टूट गया तो पानी बीच में भी चला गया, और जब वाटर बीच में आपका एंटर कर गया यहां पर भी, तो इसे भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो इसे हमने नाम दिया टेथिस सी। इसे क्या नाम दिया हमने? टेथिस सी। तो पहले एक कॉन्टिनेंट था अकॉर्डिंग टू सर अल्फ्रेड वेगनर, एंड दैट कॉन्टिनेंट वाज टर्म्ड एज पेंजिया, बट with the passage of time the continent was broken into 2 parts, and the northern one was termed as Laurasia and the southern one was termed as Gondwana, and the water which was present between the 2 landmass was termed as Tethys Sea। मतलब पहले जो पेंथेलासा था अब वो पेंथेलासा 2 के बीच में आ गया है पानी, और जिसे हमने टेथिस नाम दिया है, जिसको इंडियन ज्योग्राफी में हम इसके बारे में और फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से था हमारा पेंजिया। 250 मिलियन ईयर पहले की बात करें, पर्मियन एज, पर्मियन, ट्रियासिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, प्रेजेंट, दीज आर दी एजेस ऑफ द अर्थ। ये हमारी जो एजेस होती है ना, ठीक उसी प्रकार ये अर्थ की भी एजेस है। तो पर्मियन इरा के अंदर, मतलब आज से 250 मिलियन साल पहले, देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट वाज टर्म्ड एज पेंजिया। बट 250 से कम किया, आज से 200 मिलियन साल पहले, 200 नहीं 200 मिलियन साल पहले ये पेंजिया 2 पार्ट में टूटा। सदर्न पार्ट वाज टर्म्ड एज गोंडवाना एंड द नॉर्दर्न पार्ट वाज टर्म्ड एज लौरेशिया। ये 2 पार्ट में बाइफरकेट हुआ, इतना भी ठीक है। फर्दर और टाइम के बाद यही पेंजिया अलग अलग टुकड़ों में जुरासिक एज, वही एज जिसके अंदर अर्थ के ऊपर डायनासोर पाए जाते थे, वही एज जिसके फॉसिल्स हमें आज तक देखने को मिलते हैं। तो जुरासिक एज मतलब 145 मिलियन ईयर एगो यही कॉन्टिनेंट अलग अलग पार्ट में टूटा। वहीं क्रिटेशियस एज की बात करें, वो एज जब अर्थ के इंडिया के ऊपर, अर्थ में जो हमारा कॉन्टिनेंट है इंडिया, इंडिया के ऊपर डेक्कन से लावा निकल के बाहर आया था। इन दैट पर्टिकुलर क्रिटेशियस एज दैट इज 65 मिलियन ईयर एगो कॉन्टिनेंट्स कुछ इस तरह से डिवाइड हो चुके थे। कॉन्टिनेंट्स इस तरह से डिवाइड हो चुके थे। और आज प्रेजेंट डे की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। सो अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग 250 मिलियन ईयर पहले, यानी पर्मियन इरा से लेकर के तो आज प्रेजेंट डे तक कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को लेकर के। तो सभी लोगों ने बोला कि सर अल्फ्रेड सर, आपने जो कहा एकदम परफेक्ट कहा, पर इसका कुछ एविडेंस तो होगा, कुछ प्रूफ तो होगा कि आप बोल रहे हो ये एक दूसरे का हिस्सा हुआ करते थे फिर ये टूट के चले गए। तो अल्फ्रेड वेगनर कहता रुकिए, प्रबंध कराते हैं, हां, ऐसा अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। और अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सामने से 5 पॉइंट रख दिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट उनके क्या थे? सबसे पहला पॉइंट था फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट जिगसो फिट। फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट इज जिगसो फिट। जिगसो फिट मतलब कॉन्टिनेंट्स जो होंगे एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे। दूसरा, सिमिलैरिटीज ऑफ फॉसिल्स इन कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट के अंदर फॉसिल्स की सिमिलैरिटीज मिलती है। तीसरा, सिमिलैरिटीज इन एजेस ऑफ रॉक अलोंग द मैचिंग ऑफ कोस्टल लाइन। ओ भाई साहब, ये क्या बात हुई? प्रेजेंस ऑफ कोल सीम्स इन अंटार्कटिका, जो कोल है उनकी प्रेजेंट हमको अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिली थी। साथ ही साथ प्लेजर डिपॉजिट्स कि अलग अलग तरह के प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनका डिपोजिशन हमें देखने को मिला। सर ये क्या बात है? अल्फ्रेड वेगनर ने उनको बोल दिया, और वो लोग हो सकता है ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्ञाता रहे होंगे इसलिए उनको समझ में आ गए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप।
अभी तो अच्छा पढ़ा रहे थे, ये क्या आ गया। चलिए बेटा इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट में अल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं कि अगर मैं अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की शोर लाइन को पास में जोड़ू, शोर लाइन मतलब उनकी कोस्टल लाइन, उनके किनारे, तो इन दोनों के अगर किनारे को मैं एक साथ ऐड करूंगा तो ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। ये इस बात का तख्ता प्रूफ है कि ये कॉन्टिनेंट पहले एक दूसरे का हिस्सा हुए होंगे और ये टूट के अलग हो गए, इसीलिए आज ये पजल्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो सर मैं इसका ये देता हूं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। बहुत सिंपल सा पॉइंट था, हम सभी को समझ में आ गया। ये देखो यहां से ग्रीनलैंड, ब्रिटिश एल्स आइलैंड, साथ ही साथ जो नॉर्थ अमेरिका है और अफ्रीका यूरोप वाला पार्ट है, सभी एक दूसरे से अलाइंड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। आगे बात करते हैं सिमिलरिटीज ऑफ फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? फॉसिल्स का मतलब ऐसा होता है पहले जो जंगली जीव थे, जो जानवर थे, वो एक वक्त के बाद डेथ हो गए, मर गए, मरने के बाद धरती के अंदर समा गए, तो उनकी जो बॉडी थी, उनकी बॉडी की हड्डियां सब फॉसिल्स बन गई। अब क्या किया अल्फ्रेड वेगनर ने, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिलने वाले दो एनिमल जो सेम टाइप के हैं, जो सिर्फ कॉन्टिनेंट के ऊपर रह सकते हैं, जो सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर तैर सकते हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिलने वाले उन फॉसिल्स के सैंपल्स को देखा। तो जब उन्होंने उन फॉसिल्स के सैंपल्स को देखा तो उन्होंने क्या समझा? उन्होंने एक पॉइंट समझा। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि जो यहां मिलता है, जो यहां मिलता है, अब ये दोनों के फॉसिल्स एकदम सेम है, एकदम सेम है। मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट कभी एक दूसरे का हिस्सा, दोनों कभी एक दूसरे का पार्ट हुआ होंगे। इन दोनों कॉन्टिनेंट को देखते हुए मीसोसोरस एक स्मॉल रेप्टाइल होता है, मीसोसोरस एक स्मॉल रेप्टाइल होता है जो कहां मिलता है? ब्रेकिश वाटर में मिलता है। ऐसा पानी जो बिल्कुल भी खारा ना हो, उस ब्रेकिश वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो ये आपको साउथ अफ्रीका के अंदर में मिला और ब्राजील के अंदर में मिला। अगर साउथ अफ्रीका और ब्राजील दो जगह आपको दिखाई दिया, मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट कुछ इस तरह से एक दूसरे का हिस्सा हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला तर्क ये है वो मीसोसोरस। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो एक और एनिमल है, इसका नाम है लेमूर। ठीक है, इसका नाम है लेमूर। ये कहां आपको मिलता है? मेडागास्कर में। लेमूर कहां मिलता है आपको? मेडागास्कर में। ये लेमूर मेडागास्कर से तैरते हुए कहां जाता है? इंडिया में। इंडिया में कहां जाता है? वेस्टर्न घाट में। क्या ये जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता सर, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच के लगभग 4800 किलोमीटर का समुद्र का खारा पानी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के जीव जानवर है। तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इतनी दूर तक ये छोटा सा जानवर तैर के चला जाए। तो ये लेमूर मेडागास्कर और वेस्टर्न घाट दोनों जगह कैसे मिल सकता है? ये लेमूर मेडागास्कर और वेस्टर्न घाट में इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये दोनों एक टाइम के पहले एक दूसरे का हिस्सा थे। ये दोनों एक दूसरे का पार्ट हुआ करते थे। तो एक दूसरे के पार्ट होने के कारण यहां पर हमको ये देखने को मिलता है। कहां पर भी? मेडागास्कर में भी, और साथ ही साथ इंडिया के वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में भी, जहां पे बीआरटी बिलीरंगन थिट्टू, साथ साथ वायनाड, साइलेंट वैली, अनाईमुडी शोला, ठीक है, माथी केटन शोला, इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको ये लेमूर दिखाई देता है। अगला उनका पॉइंट था सिमिलैरिटीज इन एज ऑफ रॉक्स अलोंग द मैचिंग ऑफ कोस्टल लाइन। इसका मतलब यह होता है कि जो कोस्टल लाइन होती है, उस कोस्टल लाइन, जैसे अफ्रीका की कोस्ट और दूसरा, एक तो अफ्रीका की कोस्ट हो गई और दूसरी कोस्ट किसकी हो गई? हमारी साउथ अमेरिका की। दोनों जगह की हमने रॉक का सैंपल लिया। वो दोनों जगह की जब रॉक के सैंपल को लेके आने के बाद हमने उसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करी, मतलब उसकी एज को निकाला, तो दोनों की उम्र बराबर है। समझ रहे हो आप? ये है आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका मेरे भाई, और ये आपका साउथ अमेरिका। अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों जगह से हम रॉक लेकर के आए, पत्थर लेकर के आए, और जब दोनों की रॉक और पत्थर की हमने उम्र निकाली तो हमको क्या पता चला कि दोनों की उम्र एकदम इक्वल है। और जब दोनों की उम्र एकदम इक्वल है तो ये समझ में आ गया कि ये दोनों कभी इन फ्यूचर, इन पास्ट, सॉरी नॉट इन फ्यूचर, इन पास्ट कभी एक दूसरे का हिस्सा हुआ होंगे और इन फ्यूचर एक दूसरे का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमको यहां से सिमिलरिटीज ऑफ रॉक अलोंग द मैचिंग ऑफ द कोस्टल लाइन से समझ में आई।
इसके बाद प्लेजर डिपॉजिट बोलता है कि जो गोल्ड कोस्ट है अफ्रीका की गोल्ड कोस्ट क्या है, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। व्हाट इज टर्म्ड एज द गोल्ड कोस्ट ऑफ अफ्रीका? आप कमेंट करके उसका आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर को चेक करूंगा, लाइक करूंगा। अगर आपके आंसर पर लाइक आता तो समझ जाना दैट इट इज राहुल परमार सर, ठीक है। एंड ब्राजील कोस्ट, तो अफ्रीका की गोल्ड कोस्ट के ऊपर वो ब्राजील कोस्ट, इन दोनों के ऊपर गोल्ड मिलता है इक्वल अमाउंट में। तो कैसे मिलता होगा? अगर यहां भी इक्वल रिजर्व है गोल्ड्स के, यहां गोल्ड कोस्ट के ऊपर भी इक्वल रिजर्व है गोल्ड के, इसका मतलब तो एक ही हुआ ना कि इन पास्ट में कभी एक दूसरे का हिस्सा हुए होंगे, ये टूटकर तो चले गए पर दोनों के पास आज भी गोल्ड के रिजर्व्स बराबर है। तो ये अल्फ्रेड वेगनर का अगला पॉइंट था। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ कोल सीम्स इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ऊपर आपको कोल देखा गया। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोल? कोल क्या होता है? फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल कैसे बनता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ और उनकी डिके होने के कारण, मतलब उनकी मौत और उनकी मौत के बाद उनके सड़ जाने के कारण कई वक्त के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? फोसिल्स के अंदर। अब प्लांट और एनिमल कहां लगेंगे मेरे भाई बताओ? यह अर्थ आपकी, यह है आपका अंटार्कटिका, यह है आपका आर्कटिक और यह आपका अंटार्कटिक और यह है आपका इक्वेटर। अब सबसे ज्यादा धूप कहां है? इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा बारिश कहां है? इक्वेटर पर। तो सबसे ज्यादा जंगली जीव कहां होंगे? इक्वेटर पर। कहां होंगे? इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा धूप, सबसे कम धूप कहां है? पोल पर। सबसे कम बारिश कहां है? पोल पर। तो जानवर कहां नहीं होंगे? पोल पर। अगर पोल पर जानवर है ही नहीं तो जानवर मरेगा कैसे? और मरेगा नहीं तो डिके कैसे होगा? और डिके नहीं होगा तो फोसिल कैसे मिलेगा? तो अगर अंटार्कटिका जो कि यहां पर है, अगर इस पर फोसिल्स मिल रहा है तो जो इसकी लोकेशन है यहां तो प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं आ सकते। तो ये अंटार्कटिका पहले कभी इन बिटवीन हुआ होगा, मतलब ये अंटार्कटिका कभी कहां मिला होगा आपको? ये अंटार्कटिका कभी इक्वेटर के पास यहां हुआ होगा इन द पास्ट, और यहां पर प्रेजेंट होने के कारण यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई होगी, वो डिके हुए होंगे अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, देयर वाज कन्वर्टेड इनटू द फोसिल्स, और फोसिल्स के कारण हमें इस अंटार्कटिका के ऊपर कोयला देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये कुछ रीजंस दिए थे अल्फ्रेड वेगनर, कुछ एविडेंसेस दिए थे अल्फ्रेड वेगनर ने बताते हुए कि कॉन्टिनेंट सभी एक दूसरे का पार्ट थे। अब सारे लोग ताली बजा ही रहे थे, ताली हो रही थी अल्फ्रेड वेगनर के लिए कि इतना बड़ा जो मिथ था, इतना बड़ा जो टेंशन था कि कॉन्टिनेंट्स कहां से आए आपने बता तो दिए। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा नहीं, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा ये टूटे कैसे। अब जो उन्होंने कारण दिया वो कारण दरअसल गलत हो गया। वेगनर कुड नॉट प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जो कॉन्टिनेंट्स है उन कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने की जो मैकेनिज्म थी, उस मैकेनिज्म को अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाए। तो उन्होंने क्या ऐसे कारण दिए थे जो कि गलत हो गए? आइए उन कारण की बात करते। सबसे पहला उन्होंने दिया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। जो सन और मून है, सपोज करो दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, दिस इज सन, दिस इज मून। सन एंड मून कंबाइनली अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉन्टिनेंट्स वाज डिवाइडेड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। यहां पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स टूट गए अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि सन और मून के ग्रेविटेशनल कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे पार्ट में टूट गए। अब उन्होंने जो पहला कारण दिया, इस कारण के ऊपर हैरी हेज और डाइस ने क्वेश्चन उठाया। हैरी हेज और डाइस ने क्या कहा? हैरी हेज और डाइस ने कहा कि जब अगर मून और सन के पास इतनी ताकत आ जाएगी कि वो दो कॉन्टिनेंट्स को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दे, तो उनके अंदर इतनी ताकत भी होगी कि वो इस अर्थ को रोटेट करने से रोक दे। गेटिंग माय पॉइंट?
कि अगर उनके अंदर इतनी पावर है दैट दे हैव इनफ और सफिशिएंट पावर कि कॉन्टिनेंट्स दो इक्वल पार्ट में टूट जाए, तो उनके पास इतनी पावर भी है कि वो अर्थ के रोटेशनल फोर्स को रोक देंगे। बट द अर्थ इज स्टिल रोटेटिंग बिकॉज डे एंड नाइट साइकिल चेंज होती है, और अर्थ के रोटेट होने के कारण, डे एंड नाइट साइकिल के चेंज होने के कारण इस पहले फैक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब पहला फैक्ट रिजेक्ट हो गया तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि मैं दूसरा तर्क देता हूं। बोले क्या क्या आप तर्क देते हो? तो उन्होंने कहा ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। बोले हां जी सर, रोटेट तो करती है। बोले मेरा जो पेंजिया था, जो मैंने बताया था परमियन इरा का पेंजिया, जब अर्थ रोटेट होती थी अपनी एक्सिस के ऊपर तो ये पेंजिया भी रोटेट होता था, और इसी रोटेशन के कारण अर्थ के सेंटर के अंदर एक बल्ज आया। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। किसी भी चीज का सेंटर से टूटकर अवे जाना, कहां जाना? अवे। अब आसमान में तो जा नहीं सकता, कहां जाना? पोल तरफ। तो इन्होंने बोला कि जब अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थ जब रोटेट हो रही थी, उसी रोटेट होने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ, उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जनरेट हो जाने के कारण ये दो पार्ट में टूटकर एक नॉर्थ में शिफ्ट हो गया और दूसरा शिफ्ट हो गया साउथ में। एक पार्ट नॉर्थ में शिफ्ट हुआ, दूसरा पार्ट साउथ में शिफ्ट हुआ, एंड इसी को उन्होंने नाम दिया द पोलार फ्लिंग फोर्स। मतलब एक पहले पोल की तरफ शिफ्ट होना, दूसरा दूसरे पोल की तरफ शिफ्ट होना। इट इज टर्म्ड एज पोलार फ्लिंग फोर्स, की पोलार पोल की तरफ फ्लाई हो जाना। अब अल्फ्रेड वेगनर ने कहा जो मेरा पेंजिया था वो दो पार्ट में टूटा था, एक अंगारा लैंड दूसरा गोंडवाना। तो अंगारा लैंड गया नॉर्थ में, गोंडवाना गया साउथ में, दोनों टूट गए। बीच में आ गया 33C। आया था? हाँ आया था सर। अब जब ये 33C आ गए, दोनों दो पार्ट में बाइफरकेट हो गए, तो उनका मानना था ये इसी पोलार फ्लिंग फोर्स के कारण हुए होंगे। बट साइंटिस्ट ने बोला, जियोग्राफर्स ने बोला कि दादा अगर ऐसा होता कि ये दो पार्ट में टूट जाते, चीजें अलग अलग हो जाती, तो इक्वेटर के पास तो आज जमीन होना ही नहीं थी। इक्वेटर तो पूरा पानी से भरा होना चाहिए था। बट इक्वेटर के पास आज सारे कॉन्टिनेंट्स है। आपको इक्वेटर के ऊपर एशिया देखने को मिलेगा, आज आपको इक्वेटर के ऊपर अफ्रीका देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। कोई सा भी कॉन्टिनेंट, पोल के पास सबसे कम जमीन है, सबसे ज्यादा जमीन इक्वेटर वाले हिस्सा में। मतलब आपका दूसरा पॉइंट भी कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो ये दो पॉइंट अल्फ्रेड वेगनर ने दिए थे बेटा, और इन दोनों पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया गया। और जब उनको ये रिजेक्शन मिला, इस रिजेक्शन के बाद एक नई थ्योरी इजाद हुई, और उस नई थ्योरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो जो, अच्छा उससे पहले कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है? 90 डिग्री पोल, 45 डिग्री, 0 डिग्री, या फिर 23.5 डिग्री? सर क्यों मजाक कर रहे हो? इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा क्वेश्चन। बेटा छोटा है, प्यारा है, बट यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड द परफेक्ट आंसर इज 0 डिग्री। बाकी के लैटिट्यूड्स कहां कहां मिलती? दिस इज योर अर्थ, दिस इज 90 डिग्री, this is 45 degree, this is 23.5 degree, 45 degree, and this is your 0 degree। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारी अर्थ के ऊपर बनी हुई है। और जैसा कि हमने देखा हमारी अर्थ का शेप, लैटिट्यूड जैसे ही धीरे धीरे नॉर्थ में जाती है, जैसे जैसे साउथ में जाती है, वो छोटी होती जाती है। ठीक है? लैटिट्यूड जैसे जैसे धीरे धीरे नॉर्थ में जाएगी, धीमे धीमे वो छोटी होती जाएगी, जैसे धीमे धीमे साउथ में जाएगी वो छोटी होती जाएगी। और सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के नॉर्थ में कितनी है? 90 डिग्री। 0 डिग्री के साउथ में कितनी है? 90 डिग्री। 0 डिग्री हो गई एक, जोड़ दो तीनों को, हो गई 181 डिग्री हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद है। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज स्मॉलर इन साइज देन अर्थ? हमारी अर्थ से छोटी साइज का इनमें से कौन सा प्लैनेट है? स्मॉलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इन साइज देन अर्थ? तो अर्थ से छोटी साइज की बात करें तो इट इज दी वीनस। वीनस इज अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड वीनस इज स्मॉलर देन अर्थ। तो नेपच्यून, सैटर्न,
यूरेनस, ये तीनों बड़े बड़े हैं, बट बी नंबर पर जो वीनस आ रहा, वीनस स्मॉलर है साइज के अंदर अर्थ से। ठीक है, ओके। अगला, हाँ, तो ऑथर होम्स ने एक थ्योरी प्रपाउंड की। उस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ सेल्स चलते हैं, वही सेल अर्थ की क्रस्ट को तोड़ देते हैं और दो अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट कर देते हैं। जो अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाए थे, उसी पॉइंट को ऑथर होम्स ने 1930 के दशक में बताया और उन्होंने कहा कि अर्थ के इंटीरियर में कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अर्थ के इंटीरियर में कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करते वक्त क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अब जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ जी सर, ऊपर की तरफ जाएगी। जब एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या करेगी, हमारी क्रस्ट को दो पार्ट में तोड़ देगी। जब एनर्जी बम से ऊपर की तरफ गई, क्रस्ट पर टच की, तो क्रस्ट दो पार्ट में टूट जाएगी। जब क्रस्ट आपकी दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाएगी, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू सर ऑथर होम्स। तो उन्होंने कहा इस तरह से कॉन्टिनेंट्स टूटे। और अच्छे से समझते इसको कि ये अर्थ के इंटीरियर से लावा निकल के बाहर आया, बाहर आने के बाद इसने अर्थ की क्रस्ट के ऊपर आया और इसने इसको दो पार्ट में फिसला के लेके जाएगा। ये टूट जाएगी। ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू सर ऑथर होम। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया था हैरी हेज ने। एक और ज्योग्राफर थे जिनका नाम था हैरी हेज। तो हैरी हेज ने कहा कि सर मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव चाहता हूं। तो बाकी लोगों ने कहा, क्या कहा कि सर बताइए क्या बदलाव आप चाहते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने कहा द रॉक्स ऑफ ईदर साइड ऑफ मिड ओशनिक रिज आर इक्वल एज। उन्होंने बोला कि जो आपने कॉन्वेक्शनल करंट्स में बताया वो बात सही है, बट ये जो कॉन्वेक्शनल करंट वाला फिनोमिना है, इट ओकर्स इनसाइड द ओशियंस। इट ओकर इनसाइड द ओशियन। उन्होंने बोला कि जो समुद्र का फ्लोर है ना, वो स्प्रेड होता है, ना कि कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने नाम दिया इसको, हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि यह है समुद्र का फ्लोर, और समुद्र के फ्लोर में एक इतना बड़ा डाइवर्जेंट आ जाता है जहां से दो प्लेट दूर जाती है, और इसी डाइवर्जेंट को मैंने नाम दिया मिड ओशनिक रिज। और इसी मिड ओशनिक रिज से लावा निकल के बाहर आता है, ऐसे 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 ऐसे, और ये लावा जो निकल के बाहर आया ये नई प्लेट का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, ये नई प्लेट का निर्माण करेगा। कैसे, अर्थ के इंटीरियर से लावा आया, बाहर आया, हाँ जी सर बाहर आया, बाहर आने के बाद यहां ठंडा हो गया, फिर ये ठंडा हो गया, फिर ये ठंडा हो गया, फिर ये ठंडा हो गया। तो ये लावा निकला, बाहर आया, कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, फिर शिफ्ट हुआ, लावा निकला, बाहर आया, कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, फिर शिफ्ट हुआ। इस तरह के शिफ्टेशन के कारण, इस तरह के मूवमेंट के कारण क्या होगा कि जो मिड ओशनिक रिज के पास का जो लावा, इट इज यंगर, बट वही जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो मिड ओशनिक रिज से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ये कॉन्टिनेंट्स, इट इज ओल्डर। इसको और डीप में उन्होंने समझाया कि जो लावा इंटीरियर से निकल के बाहर आता है वो एकदम नया होता है, हाँ जी सर वो एकदम नया होता है, बट इससे दूर वाला लावा इससे ओल्डर होता है, और इससे इस रिज से और दूर वाला इससे ओल्डेस्ट होता है। मतलब लावा निकलेगा दूर जाता जाएगा, निकलेगा दूर जाता जाएगा। अब जो दूर पहुंच गया वो हो गया पुराना, और जो अभी निकला वो हो गया नया। तो जो नया निकला वो पास में मिड ओशनिक रिज के, और जो पुराना हो गया वो दूर है मिड ओशनिक रिज के। तो इस तरह से उन्होंने इनको बताया था कि कौन कौन से वो होते हैं और किस किस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो मिड ओशनिक रिज के पास से कुछ इस तरह से लावा निकल के बाहर आता है। सो दिस इज दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब उन्होंने यहां पर बताया कि अर्थ के ऊपर कहां कहां इस तरह की मिड ओशनिक रिज है। तो अर्थ के ऊपर इस तरह की मिड ओशनिक रिज आपको देखने को मिलेगी एकदम पैसिफिक ओशन के बीचों, पैसिफिक नहीं अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में, इसीलिए तो इसका नाम दिया था मिड अटलांटिक रिज। सबसे पहली बार एकदम बीच में मिली, देयरफॉर इट इज मिड अटलांटिक रिज। फिर इसके बाद चैलेंजर रिज जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है, सेंट्रल इंडियन ओशन रिज, इंडिया ने इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलती है सेंट्रल इंडियन ओशन रिज। साथ ही साथ जो पैसिफिक
ओशन है, पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर भी आपको इस तरह की मिड ओशनिक रिज देखने को मिलती है, जहां से लावा निकल के बाहर आता है, सोलिडिफाई होता है और उसके बाद एक नया लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से कुछ चीजें चल के आ रही थी, दैट इज द मिड ओशनिक रिज। इसके बाद एक परफेक्ट थ्योरी प्रपाउंड की गई जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जो दी गई थी उसे प्रपाउंड किया गया था मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। इन तीन जियोग्राफर में 1967 में एक थ्योरी दी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी प्लेट्स होती है वो सारी प्लेट एक दूसरे के साथ पजल फॉर्म में अरेंज्ड होती है। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा, अब यहां पर समझिए प्लेट क्या होता है। सर प्लेट क्या होता है, आप क्या थाली की बात कर रहे हो क्या? नहीं, थाली की बात नहीं कर रहा हूं। प्लेट मतलब एक बड़ा सा चट्टान का हिस्सा, या फिर सिंपल भाषा में कॉन्टिनेंट। मतलब एक कॉन्टिनेंट दूसरे ओशन के साथ, एक ओशन तीसरे कॉन्टिनेंट के साथ, सब कुछ पजल फॉर्म में अरेंज्ड है। तो ये बताया था मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। इन्होंने कैसे समझाया था, आइए उस चीज को जानते हैं। इन्होंने बताया, क्या बताया, व्हाट इज प्लेट। सबसे पहले प्लेट समझ लेते हैं, इस वर्ड को क्लियर करते हैं। द टेक्टोनिक प्लेट इज ए मासिव स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। जो सॉलिड रॉक होती है मतलब सॉलिड चट्टानों का एक मासिव स्लैब होता है, बड़ा सा टुकड़ा। A massive slab of a solid rock generally composed of continental and oceanic lithosphere। ये दोनों ही प्रकार का हो सकता है। ये या तो कॉन्टिनेंटल हो सकता है या फिर ये हो सकता है आपका ओशनिक। ये दिखाई दे रहा। अब जो आपको यहां से जैसे ब्लू कलर पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट मतलब जो पैसिफिक ओशन है, अगर उस पैसिफिक ओशन के बॉटम की बात करें, समझ लो पैसिफिक प्लेट एक थाली है, उस थाली में जो पानी भरा है वो पानी है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं, इन सारी प्लेट्स के पजल फॉर्म में अरेंज होने के साथ साथ इनके कंबाइनली अरेंज होने से हमारी अर्थ बनी हुई है। द वर्ड प्लेट इज गिवन बाय जेटी विल्सन। एक साइंटिस्ट थे जेटी विल्सन। इन जेटी विल्सन ने, जियोग्राफर ने, ये वर्ड प्लेट कॉइन किया था। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लेट, हमारे पास दो तरह की प्लेट है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लेट। एक प्लेट हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी प्लेट हो गई आपकी ओशनिक प्लेट। आपको दोनों प्लेट दिखाई दे रही? हाँ जी सर, हमको दोनों प्लेट दिखाई दे रही। पहली, ये कितनी ज्यादा थिक है और ये कितनी थीन है, पतली है। ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इट इज लेस डेंस, वहीं ये ओशनिक प्लेट है इट इज मोर डेंस। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट लेस डेंस, ओशनिक प्लेट मोर डेंस। ओके, हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है। दूसरा, कॉन्टिनेंटल प्लेट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर इन कलर, वहीं ओशनिक प्लेट इज डार्कर इन कलर। मतलब एक कलर में लाइटर है और दूसरी उसी कलर में डार्कर है। तो ये था प्लेट्स के बारे में कि कौन कौन सी प्लेट है और वो भी जो भी प्लेट है वो किस तरह से हमें दिखाई देती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसी होती है, ओशनिक प्लेट कैसी होती है, वो किस तरह से अपीयर होती है, किस तरह से दिखाई देती है। ये टाइप्स ऑफ प्लेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब इसको आगे समझते हैं। आगे, देयर आर सम मेजर एंड देयर आर सम माइनर प्लेट। लिख देता हूं मैं अर्थ के ऊपर, पहले ये पॉइंट बता देता हूं। सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यहां से क्या भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको प्लेट सब क्लियर दिखाई देगी, मैंने ब्राइटनेस रिड्यूस कर दी बोर्ड की। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन सी प्लेट है और किस तरह से वो प्लेट अपीयर हो रहे। सबसे पहले हम प्लेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज के आधार पर हम प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, मेजर प्लेट, दूसरा माइनर प्लेट। मेजर प्लेट्स के नंबर कितने? 7। माइनर प्लेट के नंबर कितने? 20। तो सर ये 7 कौन कौन सी है?
इनको हमें बता दीजिए। आप बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनके नाम बता दीजिए ये कौन कौन सी है। तो जो भी 7 हमारे पास मेजर प्लेट्स हैं वो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नोट करो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पहला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दूसरा नोट करो साउथ अमेरिकन प्लेट, लिखो साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरा यूरेशियन प्लेट, नोट करो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नोट किया 3। चौथा नोट करो अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, 4 हो गए। पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा थी। पांचवा को क्या हो गया आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवा हो गई आपकी पैसिफिक प्लेट जिसके ऊपर पैसिफिक ओशन, तो छठवा हो गई आपकी पैसिफिक प्लेट। सातवां हो जाएगी आपकी अंटार्कटिक प्लेट, जो अंटार्कटिक प्लेट है जिसके ऊपर अंटार्कटिक ओशन है, दैट इज योर अंटार्कटिक प्लेट। तो टोटल 7 प्लेट है। नाम देख ले फिर से, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। टोटल हमारी अर्थ के ऊपर 7 मेजर प्लेट से, उन सातों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब इन 7 के अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी है, कुछ तो बड़ी बड़ी हो गई 7 मेजर प्लेट्स, अब कुछ माइनर प्लेट्स है। अब वो माइनर प्लेट कौन कौन सी है? माइनर प्लेट्स में आपके पास है नाजाका प्लेट, पहला है नाजाका प्लेट, दूसरा स्कोटिया प्लेट, तीसरा जुआंडे फूका प्लेट, तीसरा फिलीपींस प्लेट, चौथा फिलीपींस प्लेट, चौथा अरेबियन प्लेट। इस टाइप से कई सारी प्लेट्स है। तो माइनर प्लेट 20 है, मेजर प्लेट 7 है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? तो वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से इनमें से कौन सी माइनर प्लेट नहीं है, तो हमको उन सातों के नाम याद रखना, तब हम बता पाएंगे कि ये माइनर प्लेट नहीं है सर। टाइप्स ऑफ प्लेट्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं इन प्लेट्स का मूवमेंट कैसे होता है। तो प्लेट्स का मूवमेंट दोस्तों 3 तरह से होता है, एक प्लेट्स का पास आना, एक प्लेट्स का दूर जाना और एक प्लेट का स्लाइड पास होना। ठीक है, तो पहला डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, दूसरा कन्वर्जेंट मतलब पास आना, और तीसरा ट्रांसफॉर्म मतलब एक प्लेट इधर जाएगी तो दूसरी प्लेट इधर जाएगी। ना तो प्लेट ऐसे जा रही है ना वो प्लेट ऐसे आ रही है, वो प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास हो रही है। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। थर्ड वाला जो है दैट इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पर एग्जिस्टिंग लैंडमास जो होगा वो ऑल्टर होगा। सो ये हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर आएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री की बात करते हैं तो व्हेन 2 लिथोस्फेरिक प्लेट कोलाइड विथ वन अनदर, जब 2 लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी तो वहां पर फोल्ड माउंटेन बनेंगे। वहां पर क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन। फॉर एग्जांपल हिमालय, जैसे कि अब ये प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 जब ये दोनों आपस में टकराई तो जो प्लेट नंबर 1 हेवियर है वो मेंटल में चली गई, मेंटल में चली गई तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया, इसलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, 3 तरह के कोलिजन्स होते हैं, 3 तरह के कोलिजन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कोलिजन होते हैं 3 तरह के जो हमें देखने को मिलते हैं? वो कौन कौन से 3 तरह की है? पहला हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, दूसरा हो जाएगा आपका ओशियनिक ओशियनिक कोलिजन, वो तीसरा हो जाएगा ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो एक एक करके सबको समझे। सबसे पहला आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जब एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो उन दोनों के कोलिजन बाउंड्री पर फोल्ड माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। इट इज द रिजल्टेंट पार्ट, है ना। जब 2 चीजें आपस में टकराएगी तो बीच में जो बल्ज बनेगा, दैट बल्ज विल गोइंग टू क्रिएट द फोल्ड माउंटेन। तो ये हो गया कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। इसके बाद अगला आता आपका, हाँ, किस किस तरह के फोल्ड्स होते हैं। तो किस किस तरह के फोल्ड्स होते हैं, हम उन सारे फोल्ड्स की भी बात कर लेते हैं। अगर दोनों प्लेट की कोलिजन की स्पीड इक्वल है तो वहां पर जो फोल्ड बनेगा दैट इज योर सिमेट्रिकल फोल्ड। अगर दोनों की स्पीड टकराने की बराबर है तो वहां पर बनेगा सिमेट्रिकल फोल्ड। अगर किसी एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे की स्पीड निल है, कम है, तो वहां बनेगा आपका एसिमेट्रिकल फोल्ड। तीसरा, किसी एक की स्पीड बहुत ज्यादा और दूसरे की स्पीड बहुत कम है तो वहां बनेगा ओवरफोल्ड। चौथा, किसी एक की स्पीड एकदम है ही नहीं, पीछे खिसक रहा और दूसरा आगे तेजी से बन रहा, तो वहां बनेगा रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड जो है इसके अंदर आपका एक्सियल प्लेन एकदम हॉरिजॉन्टल होगा। यहां पर एक्सियल प्लेन एकदम स्ट्रेट है, यहां पर थोड़ा सा बेंड है, यहां पर बेंड ज्यादा है और यहां पर एकदम 0 डिग्री के एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल बनेगा। कब बनेगा ये हॉरिजॉन्टल? जब ये फोल्ड की जो
प्रेशर होगा रोक्स का आपस में टकराने का, जो प्लेट्स होगी जो आपस में टकराएंगी, उनका टकराने की स्पीड में डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, इंडियन प्लेट के मूवमेंट की बात कर लेते हैं जिसका रिजल्ट बना हिमालय का फॉर्मेशन। तो इंडियन प्लेट मूव करी सदर्न हेमिस्फीयर से, इंडियन प्लेट सदर्न हेमिस्फीयर से मूव करी। पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, हमने पढ़ी, वो उससे टूटी, नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया। 71 मिलियन ईयर पहले ये जो प्लेट थी ये थी इक्वेटर के साउथ में। 55 मिलियन ईयर एगो वो प्लेट इक्वेटर को टच कर रही थी, और 38 मिलियन ईयर एगो वो प्लेट इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुकी थी, और 10 मिलियन ईयर एगो के टाइम पर समझे तो वो प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होने वाली थी। और आज की बात करें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में एक दूसरे के साथ बेहतरीन कोलिजन कर चुकी है, और इसी कोलिजन का रिजल्ट आपको हिमालय माउंटेन रेंज यहां पर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि पहले ये साउथ में था, प्लेट नॉर्थ में गई, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई। जब इनके टकराई तो टकराने के कारण इसका जो रिजल्ट है इट विल बी योर फोल्ड माउंटेन। इन दोनों का जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट बना क्या बेटा? हमारा फोल्ड माउंटेन। क्लियर है सभी को? ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट टकराएगी तो सर क्या होगा? अगर एक कॉन्टिनेंटल होगी दूसरी ओशनिक होगी तो ओशनिक प्लेट हेवियर होती है, पढ़ा था हमने। तो ओशनिक प्लेट जो कि हेवियर होती है वो सबडक्शन जोन में जाएगी, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि लाइटर होती है वो ऊपर जाएगी। तो हेवियर प्लेट चली गई नीचे, लाइटर प्लेट आ गई ऊपर। जहां हेवियर और लाइटर प्लेट एक दूसरे के साथ आई, एक दूसरे से टकराई, तो इनके कोलिजन बाउंड्री पर यहां पर बनेंगे आपके फोल्ड माउंटेन, और उन फोल्ड माउंटेन के साथ साथ यहां पर आपको कई प्रकार की वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, साउथ अमेरिकन प्लेट जैसे ही पैसिफिक प्लेट के साथ टकराई, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट में जैसे ही दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो इस कोलिजन के कारण यहां पर क्या बनी? साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोलिजन के कारण यहां पर एंडीज माउंटेन रेंज बनी, और उसी एंडीज माउंटेन रेंज के ऊपर कोटोपेक्सी ओजस डेल सेलेडो नाम के वोल्केनोस देखने को मिले। कहां पर? जहां दो प्लेट आपस में आकर के टकराई, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल, वहीं दूसरी डेंस ओशनिक प्लेट। तो फोल्ड माउंटेन के साथ साथ आपको यहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज भी दिखाई देगी। कब? जब एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होगी और वहीं दूसरी प्लेट ओशनिक होगी। इसके बाद ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट में क्या होगा? जब दो प्लेट ओशनिक होगी तो जो हेवियर ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, और जो लाइटर होगी उससे थोड़ी सी ऊपर रहेगी। अब जब दो प्लेट टकराई और एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा बेंड आया, तो जो आपको डिप्रेशन दिख रहा, ये गड्ढा वाला रीजन, इट इज टर्म्ड एज योर ट्रेंच। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम ट्रेंच नाम देंगे। ट्रेंच मतलब वो पार्ट जो डिप्रेस्ड पार्ट है, जो डिप्रेशन के अंदर है, तो ये आपका बन जाएगा ट्रेंच। और जो पार्ट अंदर गया है, जब ये बेनियोप जोन में जाएगा, बेनियोप जोन कौन सा जोन होता है? वो जोन जो मेंटल के अंदर हो, वो जोन जो कि अर्थ के मेंटल के अंदर हो, उस जोन को हम नाम देंगे बेनियोप जोन। तो इसी बेनियोप जोन के अंदर जैसे ये प्लेट जाएगी, तो इस प्लेट के जाने के कारण इस प्लेट का हेवियर पार्ट मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ जब आएगा तो ओशन के अंदर आपको वोल्केनोस देखने को मिलेंगे। तो जहां जहां ओशनिक प्लेट का कोलिजन होता है वहां हमें वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ साथ ट्रेंचेस देखने को मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट? जहां दो ओशनिक प्लेट टकराएगी वहां हमें ट्रेंचेस प्लस वोल्केनिक एक्टिविटी एंड आइलैंड आर्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ओशनिक कोलिजन। अब तीन तो देख लिए हमने कोलिजन के अंदर, ओशनिक कोलिजन, कॉन्टिनेंटल कोलिजन एंड ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल कोलिजन। इतना हमने देख लिया। हाँ जी सर, इतना हमने देख लिया। अब हमें यहां क्या देखना? यहां हमने देखना डाइवर्जेंट। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से मूव करती है, अपार्ट मूव करती है, तब वहां क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, व्हेन टू लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। मतलब जब एक प्लेट है, दो प्लेट है, दोनों दूसरे से दूर चली गई। अभी जो दूर चली गई तो क्या अंदर पाताल आ जाएगा? नहीं आएगा, अंदर से लावा निकल के बाहर आ जाएगा, और जब लावा निकल के बाहर आ जाएगा तो एक नई प्लेट का निर्माण करेगा, और जब नई प्लेट का निर्माण करेगा मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। वहां क्या हो रहा था जब अंदर जा रही थी? डिस्ट्रक्शन। यहां उसका ऑपोजिट क्या हो रहा? कंस्ट्रक्शन। तो व्हेन टू लिथोस्फेरिक प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, द न्यू लैंडफॉर्म वाज क्रिएटेड एंड द बाउंड्री वाज टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंट।
यहां पर जो डाइवर्जेंट होता है बेटा, वो डाइवर्जेंट दो तरह का होता है। एक कौन कौन सा होता है? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट। समझो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक मेरा हाथ ये और एक ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाती है, जब एक दूसरे से दूर जाती है, तो इस तरह के डाइवर्जेंट में किस चीज का निर्माण होता है? यहां निर्माण होता है रिफ्ट वैली का, और साथ ही साथ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। सर ये क्या होता है, जरा समझाइए हमें। ये है आपकी प्लेट, ठीक है। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर चली गई, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो यहां पर जब ये दूर जाएगी तो बीच में गैप बन जाएगा। बीच में क्या बन जाएगा आपका? गैप। ये गैप बन गया, और जब ये गैप बना तो यहां का ये जो पार्ट थोड़ा सा उभर जाएगा, और यहां का जो पार्ट है ये भी थोड़ा सा उभर जाएगा। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन। और ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जब प्लेट एक दूसरे से दूर गई, ये दरार आपको दिखाई दे रही, ये जो दरार है अंदर की, ये तो बन गया आपकी रिफ्ट वैली। और ये दो ऊंचे ऊंचे पार्ट दिखाई दे रहे, ये वाले, ये अपीयर्ड ऊंचे ऊंचे पार्ट, इनको हमने नाम दिया ब्लॉक माउंटेन। सर आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। आपने थोड़ी देर पहले वहां बोला था कि जब प्लेट आपस में टकराएगी तब ब्लॉक माउंटेन बनेगी। ये कौन से माउंटेन है? समझ लेते हैं अंतर दोनों में, कि ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में अंतर क्या होता है। तो ये हो गए आपकी फोल्ड माउंटेन, ये हो गए आपकी ब्लॉक माउंटेन। दोनों में क्या डिफरेंस है? फोल्ड माउंटेन हायर होती है, ब्लॉक माउंटेन लोअर होती है। हाइट की बात करें तो फोल्ड माउंटेन की हाइट ज्यादा होती है, वहीं ब्लॉक माउंटेन की हाइट कम होती है। दूसरा ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पर बनता है, और ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पर बनता है। इट इज ट्रू माउंटेन, इट इज वर्चुअल माउंटेन। व्हाट इज वर्चुअल माउंटेन? वर्चुअल का मतलब पहाड़ की तरह दिखना बट पहाड़ ना होना, और ट्रू मतलब पहाड़ की तरह दिखना भी और पहाड़ का होना भी। मतलब ऐसे होते हैं ना, कुछ ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं बट वो इतने बहुत ऊंचे भी नहीं होते, तो उनको बोलते हैं वर्चुअल माउंटेन। और ट्रू माउंटेन बहुत ऊंचे ऊंचे। तो ये फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में डिफरेंस है। ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जेंट पे बनेगा, फोर्स जहां पर होगा वो टेंशनल होगा, यहां पर जो फोर्स होगा वो कंप्रेशनल होगा। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एंड फोल्ड माउंटेन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अगला क्या आएगा हमारा? अगला आएगा बेटा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंट। ये तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आएगा ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट। जहां दो ओशनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी, वहां पर क्या होगा? दो ओशनिक प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो दोनों के दूर जाने के कारण क्या होगा? जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी और दोनों प्लेट अगर ओशनिक ओशनिक हो गई, तो ओशनिक प्लेट ये दूर गई, ओशनिक प्लेट ये दूर गई, तो दोनों प्लेट के दूर जाने के कारण आपके ओशन के अंदर बनेगी मिड ओशनिक रिज, जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमने पढ़ा था। प्लेट के दूर जाने के कारण मिड ओशनिक रिज से लावा निकल के बाहर आ गया, ये आ गया भाई, ये लो। प्लेट 1 अलग गई, प्लेट 2 अलग गई। दोनों प्लेट के डाइवर्जेंट के कारण यहां से सेंटर से क्या आया? लावा निकला, लावा निकल के बाहर आया। और जब लावा निकला, लावा निकल के बाहर आया, तो क्या हो गया? मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात कर लेते। सर ट्रांसफॉर्म भी समझा दिए। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है? ना तो यहां प्लेट पास आती, ना यहां प्लेट दूर जाती। प्लेट यहां सिर्फ स्लाइड पास होती है, ऐसे एक दूसरे से इस तरह से मूवमेंट करते। दिस इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। व्हेन टू लिथोस्फेरिक प्लेट स्लाइड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती, मूव अपोजिट डायरेक्शन में करती बट पैरेलली मूव करती। और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है तो कोई नया लैंडफॉर्म नहीं बनता। ना रिफ्ट वैली बनती है, ना फोल्ड माउंटेन बनता है, ना वोल्केनो बनता है। यहां पर तो यहां क्या बनता है? ये जो जगह है यहां बेहतरीन लेवल पर अर्थक्वेक आते हैं। फॉर एग्जांपल सैन एंड्रियास फोल्ट, जो नॉर्थ अमेरिका के एकदम वेस्टर्न पार्ट में जो सैन एंड्रियास जो उसका प्रोविंस है, वहां पर
प्लेट के नॉर्थ एंड साउथ में पास होने के कारण वहां पर सैन एंड्रियास फोल्ड बनेगा और जो एग्जिस्टिंग लैंडमास है वो थोड़ा बहुत ऑल्टर होगा। मतलब जैसे लैंडमास पहले ऐसा था तो आप प्लेट के दूर खिसकने के बाद वो ऐसा बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले पास था, प्लेट दूर दूर हो चुकी है, एक दूसरे से स्लाइड पास हो गई है, पैरेलली उन्होंने मूव किया, तो इस टाइप का निर्माण होगा। ठीक है, और अर्थक्वेक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा प्लेट टेक्टोनिज्म के बारे में। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा, इसके बाद का जो पार्ट होगा हमारा, दैट इज रॉक, उसे हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक जो भी हमने पढ़ा बेटा आप सभी लोगों को क्लियरली बहुत अच्छी से बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। आपको जहां डाउट आता बेटा आप कमेंट करके बताइएगा। आपका डाउट अगले दिन मैं खुद एकदम मेरे सामने पूरा का पूरा सोल्व कराऊंगा। कोई दिमाग के अंदर टेंशन नहीं रखना है, एकदम सिंपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा गेन करेंगे। एग्जाम के अंदर बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।